हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि एटॉमिक मास क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया था कि मोल्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज। अगर हमें कोई नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन है तो हम कैसे मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें समझ आया था। हमें ये समझ आया था कि हम कैसे एटॉमिक मासेस फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक मासेस किससे रिलेट करके फाइंड आउट किए जाते हैं। एटॉमिक मास जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है, राइट। तो ये सब चीजें हमें समझ आ गई थी और हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि यार मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अब आपको यहाँ पर समझना क्या है यार। देखो, मॉलिक्यूलर मास से पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि एक एटम और एक मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल, तो अभी हम वो समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ एक क्लोरीन, ठीक है, तो ये जब Cl है अकेला तो ये क्या होगा यार, एक होगा एटम, ठीक है। और अगर आप वहीं पर ये बोल दो कि यार Cl2, अगर हम Cl2 की बात करते हैं तो Cl2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस यही है, जब एक, दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर कुछ बनाते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है, राइट। ये सेम एटम्स मिलकर भी बना सकते हैं। ऑल्सो अगर हम बात करें तो NO2 ले लो, यहाँ पर क्या है, एक नाइट्रोजन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। परफेक्ट। तो अब हम ये तो जान चुके हैं कि अगर आप एक एटम के मास की बात करते हैं तो एक एटम का मास जो होता है वो कहलाता है एटॉमिक मास। लेकिन अगर आप एक मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई ना, ये तो हमें क्लियर हो ही गया है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल का मास जो होगा वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलो, अगर मैं आपको बोलती हूं कि मैं Cl2 की बात कर रही हूं तो क्या आप Cl2 मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? Cl2 की बात करें तो इसके अंदर दो Cl हैं। एक Cl का एटॉमिक मास मुझे पता है, यस, कितना होता है, 35.5 U यूनिफाइड मास। ये हम लास्ट क्लास में समझ कर आए थे। तो अगर एक मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन है तो क्या मास हो जाएगा, 2 × 35.5 which is equal to what, 71 U। तो यानी कि यहां से मुझे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आ गया। अब अगर आप यहां पर मॉलिक्यूलर मास 71 U बोल रहे हैं तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं। याद है हमने ये बोला था कि यार जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो एक रिलेटिव टर्म है। जहां पर अगर ऑक्सीजन का मास 16 U है तो हम कहते हैं दैट ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स हेवियर है। इट इज 16 टाइम्स हेवियर देन व्हाट, इट इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, राइट। हम ये बात बोल रहे थे। तो सेम यही चीज हम यहां पर भी बोलेंगे दैट जो Cl2 है अगर उसका मास 71 U है तो यानी कि Cl2 जो है वो 71 टाइम्स हेवियर है। इट इज 71 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर है? तो यानी कि कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बस जो चीज पड़ी है उसी को हम दोबारा से अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। तो यहां तक तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए। परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें मॉलिक्यूलर मास, तो मैम समझ आ गया है, U यूनिफाइड मास में हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हर एक एटम का मास हमने यूनिफाइड मास में बात की है। अब अगर आपको याद हो तो हमने मोलर मास भी तो पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो यार अगर आप मोलर मास की बात करेंगे तो एटॉमिक के केस में, एटम्स के केस में तो मुझे मोलर मास समझ आ गया था। अब मुझे जल्दी से बताओ कि अगर मैं आपको बोल दूं कि यार 1 मोल Cl2 का क्या मास होगा, 1 मोल Cl2 का मास जो होगा उसे क्या कहेंगे। चलिए उसे समझते हैं। अगर हम 1 मोल Cl2 की बात कर रहे हैं तो मुझे पता है कि 71 U किसका मास होता है, 1 मॉलिक्यूल का होता है। अगर 1 मोल का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 मोल से, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो यानी कि 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो एक के मास से 71 U से। लेकिन मुझे मास यूनिफाइड मास में नहीं चाहिए, मुझे मास ग्राम्स में चाहिए। तो यानी कि मुझे यूज करनी पड़ेगी दैट 1 U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स।
ये कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा, इसको यूज कर लेते हैं। तो u को काटेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अब जो मास आएगा वो ग्राम्स में आ जाएगा, और मुझे पता है कि दिस इंटू दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। तो यानी कि मास आ गया 71 ग्राम्स। तो समझ आ गया यार, बहुत इजी है। यानी कि अगर आप यहां पर बात करें एटॉमिक मास की, चाहे आप बात करें मॉलिक्यूलर मास की, राइट, एटॉमिक मास हो या फिर मॉलिक्यूलर मास हो, हम लिख सकते हैं और, राइट, दिस विल ऑलवेज बी न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट, न्यूमेरिकली इक्वल। देखो यार मैं बहुत साफ साफ वर्ड्स में लिख रही हूं न्यूमेरिकल, राइट। तो न्यूमेरिकली ये इक्वल होगा टू मोलर मास। तो यानी कि अब आपको जब भी मोलर वर्ड दिखाई देगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहां पर मास जो है वो एक का नहीं 6.022 इंटू 10⁻23 की बात हो रही है, राइट, परफेक्ट। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ हमें एक और चीज भी समझ आ गई। हमें एक और चीज क्या समझ आ गई कि भाई मोलर मास क्या होता है। तो अब आप अपने पास लिख सकते हैं मोलर मास, राइट। तो चलो मोलर मास लिख लेते हैं, यहां पर आ जाएगा मोलर मास, मोलर मास। तो यहां से मुझे एक डेफिनेशन समझ आ गई कि मोलर मास का मतलब क्या है, दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है लेकिन वो होगा 1 मोल। 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब अगर मैम आपको क्वेश्चन देती है, मैं आपको बोलती हूं कि टेल मी, क्वेश्चन में मुझे बताओ कि Cl2 का एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट मैम आपको बोलती है कि यू हैव टू टेल मी NO2 का मोलर मास, ठीक है। और क्या है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट अस से हमें चाहिए HNO3, ठीक है। HNO3 का मुझे एटॉमिक मास चाहिए। क्या HNO3 का एटॉमिक मास बोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। HNO3 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पर एटॉमिक मास नहीं बोल सकते। जैसे मैंने यहाँ Cl2 लिखा, एटॉमिक मास लिखा, नहीं, हम एटॉमिक मास नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाती ना, यस। तो इसे तो हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, यस, राइट, यस। तो यहाँ पर HNO3 का भी मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर आप एटॉमिक मास की बात करेंगे तो अब अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन का, तो भाई वो होगा एटॉमिक मास, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि यूनिफाइड मास में बताओ या फिर ग्राम्स में बताओ। मोस्टली मोलर मास जो होता है वो ग्राम्स के अंदर होता है। तो यानी कि चलो फटाफट कर लेते हैं। इसका हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। Cl2 मॉलिक्यूलर मास तो क्या होगा, एक का 35.5 मॉलिक्यूलर है यानी कि 71 यूनिफाइड मास होगा। एक ही एटम के मासेस को ऐड किया मैंने, Cl, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें NO2 की बात करें तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? एक नाइट्रोजन का मास होता है, एक नाइट्रोजन एटम का 14U। तो अगर एक मोल की बात कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही रहेगी, यानी कि 14 ग्राम्स प्लस। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का मोलर मास जो होता है वो कितना होता है? एक ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स, मोलर मास की बात कर रहे हैं, राइट। और दो हैं तो 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 14 प्लस 16 इंटू 2 इज 32 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4। तो 46 ग्राम्स जो है वो क्या आ गया, NO2 का मोलर मास आ गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 बोला है, तो हाइड्रोजन का अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो 1U प्लस नाइट्रोजन इज 14U प्लस O3 है, यानी कि 16 इंटू 3, राइट। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 14 प्लस व्हाट, 16 इंटू 3 इज 48, राइट। तो 48 12 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, ये 1 4 1 5 6 7, तो 73 यहाँ पर आएगा U, यूनिफाइड मास। अब अगर आपको कोई बोल दे कि यार इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, तो हमें कन्वर्जन पता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट ऑक्सीजन के एटॉमिक मास बोला है तो दैट विल बी इक्वल टू 16U। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस
को कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मोलर मास समझ आ गया है, मॉलिक्यूलर मास समझ आ गया है।